तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो अभी सेंटअप क्वेश्चन हुआ है। पिछले ही कुछ दिनों में आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसमें जो आपके सेंटअप क्वेश्चन आए हैं उसके जो एमसीक्यू, जो 80 एमसीक्यू थे, 80 के करीब में होंगे। उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके उसका डिटेल करेंगे और उसमें जो भी ऑप्शन होगा उसका भी डिटेल करेंगे। यदि आप मान लीजिए कि सेंटअप क्वेश्चन के जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो सभी आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो भी एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, सेम पैटर्न पे तो क्वेश्चन आना है आपका, तो आप उसको अगर सही से डील कीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो निश्चित रूप से आपका करीब 20 क्वेश्चन आपका उसमें सही हो सकता है, 20, 25 या 30 भी हो सकता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एक एक क्वेश्चन, जो सेंटअप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका एक एक वर्णन देखते हैं, एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिटेल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो आइए देखते हैं ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो ड्यूमा एक क्या थी? एक संस्था थी, इसका गठन की बात हो रही है। तो ड्यूमा कहाँ की संसद थी? तो ड्यूमा की बात की जाए तो यह रूस की संसद थी। कहाँ की? रूस की। और इसकी गठन की बात की जाए तो इसका गठन जो था ये 6 अगस्त 1905 को हुआ था। तो ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1905 को। क्योंकि क्या हुआ था, रूस में जनता जो थी राजा के शासन से परेशान हो गई थी। वहाँ का जो राजा था उससे बहुत परेशान थी और उन्होंने इसका विरोध किया था। फिर राजा ने बोला चलो ठीक है, आप लोग विरोध कर रहे हो तो मैं संवैधानिक राजतंत्र के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने ड्यूमा का गठन किया। कब? तो 6 अगस्त 1905 को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन एक है 6 अगस्त 1905। ये 1905 जो ऑप्शन ए है यही आपका आंसर होने वाला है। अगर बात की जाए 1906-7, ये रेलिवेंट नहीं है आपको। यहाँ पे 1917 से आप याद रख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था भारत में। चंपारण सत्याग्रह, इसको देख सकते हैं आप, 1917 में हुआ था। जिसके नेता कौन थे? गांधी जी थे मुख्य नेता के रूप में। 1906 में देख सकते हैं आप स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन देख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए 1907 की तो 1907 में आपका क्या था? 1907 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन, वो एक फेमस है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है वो। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों रेलिवेंट नहीं थे आपके। 1905 वाला रेलिवेंट है इससे, रूस से जो ड्यूमा का गठन हुआ था 6 अगस्त 1905 को। तो इसको मुख्य रूप से आपको याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? कौन सा सेना? लाल सेना। लाल सेना का गठन कहाँ हुआ था? आप देख पा रहे होंगे कि लाल सेना का गठन रूस में ही हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उसका मुख्य लीडर जो था वो ट्रोटस्की था। कौन था? ट्रोटस्की। ट्रोटस्की के लीडरशिप में ही क्या हुआ था? ये लाल सेना का गठन हुआ था। लाल सेना का गठन ट्रोटस्की के नेतृत्व में हुआ था। ट्रोटस्की जो था वहाँ का विदेश मंत्री था। कहाँ का? जब वहाँ पे बोल्शेविक जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी थी, उसका मुख्य नेता के रूप में था। और उसके बाद जब इनकी सरकार बनी, जब लेनिन की सरकार बनी, तो लेनिन की सरकार में ट्रोटस्की जो था वो क्या था? विदेश मंत्री था। क्या था? विदेश मंत्री था। तो उसी ने क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था। लेनिन, आप जान सकते हैं लेनिन क्या है। लेनिन जो था उस समय रूस का जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका मुख्य नेता था। तो किसका? बोल्शेविक का मुख्य नेता कौन था? यही था लेनिन, मुख्य नेता। और इसी ने अप्रैल थीसिस दी थी। क्या दी थी? अप्रैल थीसिस। ये भी याद रखने वाली बात है। अप्रैल थीसिस किसने दी थे? लेनिन ने दी थी अप्रैल थीसिस। ये भी याद रखिएगा, अप्रैल थीसिस किसने दिया? तो लेनिन ने दिया। अप्रैल थीसिस में उसने क्या क्या बोला था? एक तो वार, मतलब जो लड़ाई चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, तो एक तो उससे निकलने की बात कर रहा था। उसके बाद लोगों को बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा था, और भूमि का फिर से कैसे उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए उसके बारे में वो बात करता है अप्रैल थीसिस में। तीसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में, तीसरा क्वेश्चन है आपका, इटली का तानाशाह कौन था? तो इटली का तानाशाह की बात की जाए तो इटली का तानाशाह आप मुख्य रूप से देख सकते हैं मुसोलिनी को। कौन था? आंसर होगा इसका मुसोलिनी। आइए मुसोलिनी के बारे में देखें। तो मुसोलिनी क्या था? फांसीवाद का जनक इसी को कहा जाता है। किसका? फांसीवाद का जनक। फांसीवाद का जनक कौन है? तो यही मुसोलिनी है। ये मुख्य बात है इसके बारे में जो ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद बात की जाए आप
मेजनी के बारे में। तो मेजनी के बारे में मुख्य 3 बातें ध्यान रखने लायक हैं, जैसे कि ये क्या था, कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। किससे? कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था, कार्बोनरी संगठन से। दूसरी बात इसके बारे में ध्यान रखना है कि यंग यूरोप का स्थापना किया था। यंग, पहले तो यंग इटली का 1831 में, कब? 1831 में। उसके बाद यंग यूरोप का, यंग यूरोप का कब किया था? तो यंग यूरोप का 1834 में किया था। तो ये 3 बातें आप इसके बारे में, मेजनी के बारे में ध्यान रख सकते हैं। विक्टर इमैनुअल के बारे में यदि बात किया जाए तो विक्टर इमैनुअल कौन था? विक्टर इमैनुअल कहाँ था? सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। पीडमाउंट का शासक था। सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। तो ये मुख्य बात है जो ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अगर बात की जाए हिटलर की, तो हिटलर को तो आप जानते हैं, ये नाजीवाद का जनक, नाजीवाद का स्थापना करने वाला था। नाजीवाद का संस्थापक एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और यह शासक भी रहा था कहाँ का? जर्मनी का। इसी की वजह से आप देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो आगे बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में आप देख लीजिए। मेजनी क्या था? तो कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। यंग इटली का स्थापना 1831 में किया। यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किया। अगर बात की जाए विक्टर इमैनुअल का, तो सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक था और उसने इटली के एकीकरण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और बाद में वही शासक बना था। अगर बात की जाए मुसोलिनी की, तो इटली में फांसीवाद का संस्थापक इसे ही कहा जाता है। तानाशाह था वहाँ का। और हिटलर जो था कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का तानाशाह था। और नासी, जो नाजीवाद है उसका संस्थापक कह सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बुर्सनशाफ्ट, एक संस्था थी बुर्सनशाफ्ट, इसका स्थापना किसने किया था? तो बुर्सनशाफ्ट का स्थापना एक तरीके से देखा जाए तो छात्रों ने किया था। कौन से छात्रों ने? तो आप देख सकते हैं जेना विश्वविद्यालय में, जेना विश्वविद्यालय में, जेना विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। जेना विश्वविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था, छात्रों ने इसकी स्थापना की थी। ये लगभग कब की बात हो गई? 1815 के आसपास। तो 1815 के आसपास इन्होंने ये जेना विश्वविद्यालय में इसका स्थापना किया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे तो आंसर इसका आपको हो गया क्या? छात्रों ने किया था। ये नोट कर लीजिएगा। कौन सा? बुर्सनशाफ्ट जो संस्था थी, ये एक तरह की संस्था थी कि जो वहाँ पे छात्र थे वो लोग मिलके और विरोध कर रहे थे अपने देश को एकत्रित करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला केस देखते हैं। आगे क्या था क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन है, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता कौन थे? कोसुथ थे। ये जो कोसुथ हैं, ये हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। कब? हंगरी में। हंगरी में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। आंदोलन चलाया था। कब चलाया था भाई? तो 1848 के समय में। उसके बाद कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पता होगा। कार्ल मार्क्स का आप ये समाजवाद के संस्थापक कहे जाते हैं और द्वंद्ववाद भौतिकवाद के भी संस्थापक किनको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का एक फेमस बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, दास कैपिटल। और दास कैपिटल को क्या बोला जाता है? साम्यवादियों का बाइबिल बोला जाता है। साम्यवादियों का, साम्यवादियों का बाइबिल, साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है इसको। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये मुख्य बातें हैं जो ये आप इसको, ये जो है आप, ये सारी जो है इस कार्ल मार्क्स के बारे में है। और ये जो डिटेल है हंगरी का 1848 में कोसुथ जो थे उसके मुख्य लीडर थे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, कोसुथ। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो क्या? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना लगभग कब? 1898 में। कब हुई थी? 1898 में हुई थी। और इसकी स्थापना 1898 में, देखते हैं आंसर। तो ये रहा आपका 1898। अगर 1898 की बात की जाए तो इस समय रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई और 1905 में इसका विभाजन भी हुआ। क्या हुआ? 1905 में, 1905 में ये विभाजित हुआ, विभाजित
हुआ, कितने पार्ट में विभाजित हुआ? तो ये मुख्य रूप से 2 पार्ट में, बोल्शेविक और मेंशेविक। क्या? बोल्शेविक, बोल्शेविक में और मेंशेविक में, मेंशेविक में ये विभाजित हुआ। बोल्शेविक और मेंशेविक में विभाजित हुआ। इसके नेता ही कौन थे? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। और बात की जाए इसकी तो इसके नेता जूलियन थे। कौन थे? जूलियन। तो ये ऑब्जेक्टिव लायक मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, और उसके बारे में आप अगर बुक रखते हैं पास में तो बुक से भी मैच कर सकते हैं चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं आसानी से। अगर याद हो जाएंगी तो वही क्वेश्चन आपको आने वाला है ऑब्जेक्टिव में, वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन सा मंदिर? ये अंकोर वाट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। तो आप अंकोर वाट मंदिर की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है सूर्यवर्मन सेकंड ने किया था। सूर्यवर्मन सेकंड ने। ये कब हुआ था? तो 1113 ईस्वी से लेकर 1113 ईस्वी से लेकर आप देख सकते हैं कि 1150 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। तो ये कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये भी जगह भी लिख लीजिएगा, ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में। कंबोडिया में है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा सूर्यवर्मन सेकंड। आइए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना के बारे में यदि बात किया जाए तो यह घटना कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रूस में। जब राजा के खिलाफ राजा के खिलाफ गेपॉन जो थे, पादरी गेपॉन, कौन थे? पादरी गेपॉन। पादरी गेपॉन ने किया था, जब राजा के विरोध कर रहे थे और वो विंटर पैलेस की तरफ चले गए थे विरोध करते करते, और उसमें करीब 400 लोग थे साथ में विरोध कर रहे। कब का घटना है? तो 22 जनवरी 1905 की घटना है। और राजा के जैसे विंटर पैलेस के आसपास ये लोग पहुंचे तो राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों की इन पे गोली बरसा दो। और गोली गोली वहां पे क्या किया, जो सैनिक थे उन्होंने गोली, अंधाधुंध गोली चलाई, और लगभग 100 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। कितने? 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और उस दिन मारे गए मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और उस दिन जो 22 जनवरी का दिन था, उस दिन क्या था? संडे था। 22 जनवरी के दिन क्या था? संडे था। संडे यानी कि रविवार। और रविवार को क्या हुआ था? बहुत ही खून बहा था रविवार को, इसलिए इसको खूनी रविवार नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? खूनी रविवार। खूनी रविवार। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा रूस होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा, ये सारे डिटेल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है आपके लिए, तो एक एक डिटेल को आप नोट कीजिएगा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन कंबोडिया में गुट निरपेक्षता और तटस्थता की नीति का समर्थक था? गुट निरपेक्षता और तटस्थता की नीति का समर्थक। तो इनमें से आप देखेंगे कि जो जिनेवा समझौता हुआ था, कब हुआ था जिनेवा समझौता? आप लोग को याद आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। जिनेवा समझौता जो था, जिनेवा जो समझौता था, समझौता कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में जिनेवा समझौता हुआ। और इसी समझौता के तहत आप देखोगे कि नरोदम सिंहानुक, इनको क्या बनाया गया? कंबोडिया का शासक बनाया गया। और इन्होंने ही ये वाली नीति अपनाई थी, जो गुट निरपेक्षता की और तटस्थता की नीति थी, वो नरोदम सिंहानुक ने ही अपनाई हुई थी। तो ये जिनेवा समझौता के बाद वो शासक बने, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ये नीति अपनाई और देश को अपने आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे रहे, शासक बने आपके ये। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय प्रेस अधिनियम की बात की जाए तो ये आपको 1910 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1910 में। अगर बात की जाए 1878 की, तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि आर्म्स एक्ट आया था। क्या आया था? आर्म्स एक्ट।
आर्म्स एक्ट आया था, आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ, आर्म्स एक्ट आया था, ठीक है। तो ये 1878 में आर्म्स एक्ट आया था। यदि बात की जाए 1905 की, तो इस समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था भारत में, बंगाल विभाजन। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल विभाजन हुआ था उस समय उस समय गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन आता है कि वायसराय कौन था उस समय। तो वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन वहां का वायसराय था। कौन था, तो वायसराय। आगे का देखा जाए तो 1920 में आपको पता है कि 1920 में क्या हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था, तो आप असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1 अगस्त 1920 से चला था, और ये करीब आपको देखा जाए तो 12 फरवरी 1922 तक चला था ये। जब आप देखते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है 3 या 4 फरवरी को, उसके बाद इसको गांधी जी ने 12 फरवरी को रोक देने का ऐलान किया, और उसके बाद से रोक दिया गया असहयोग आंदोलन को। तो आपको ये मुख्य बात है जो ध्यान में रखनी है सभी ऑप्शन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, एक बार देख लीजिए सही से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना की थी। तो आप देख सकते हैं खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, और ये करीब आप देखेंगे कि ये 1929 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंजरी सेना की बात की जाए तो ये सविनय अवज्ञा के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस समय ये आपको मंजरी सेना देखने को मिलती है जिसका गठन हुआ था, और इसमें मुख्य रूप से कौन थी, मुख्य रूप से इसमें लड़कियां जो थी वो रोल निभा रही थी। मुख्य रूप से लड़कियां थी इसमें, मुख्य रूप से इसमें लड़कियां जो थी वो मुख्य भूमिका में थी, मंजरी सेना। और दलित पैंथर की बात की जाए तो दलित पैंथर जो था, ये ब्लैक पैंथर जो अमेरिका में एक संगठन थी, उसी के पैटर्न पे दलित पैंथर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं जो दलित पैंथर था वो महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी, और ये करीब 1972 के समय की बात है जब ये स्थापित हुई थी। दलित पैंथर ब्लैक पैंथर के पैटर्न पे, जो अमेरिका में ब्लैक पैंथर थे ना, एक संगठन थी, उसी प्रकार से ये भी एक महाराष्ट्र में दलित पैंथर नाम की संगठन थी, जो दलितों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काम कर रही थी। आगे बात की जाए जो जैकोबिन की, तो जैकोबिन जो था, जैकोबिन एक क्लब था, जैकोबिन क्लब, और इसका नेता के रूप में आप रोबेस्पियर को देख सकते हैं, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जो था इसका मुख्य लीडर था। कौन था, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जिसने गुलेटिन लेके आया था और बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट गुलेटिन पे लटका देता था, मतलब लोगों का सीधा गला काट दिया जाता था। गुलेटिन का पूछता है कि गुलेटिन हथियार का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर गुलेटिन ने किया था। तो ये मुख्य बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले इसका स्थापना कब हुआ था ये देख लेते हैं हम लोग कि AITUC का स्थापना कब हुआ। अखिल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का बात करते हैं हम लोग, AITUC, इसका स्थापना 1920 में हुआ था, और इसके मुख्य जो पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। आंसर आपका सी होगा, लाला लाजपत राय। कौन थे अध्यक्ष इसके, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके मुख्य जो थे नेता थे। अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, तो आप यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा, लाला लाजपत राय, और ये 1920। आगे मैं अगला एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या थे, तो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक तो 1938 में हरिपुरा में, कहाँ पे, हरिपुरा में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे। और 1939 में जो त्रिपुरी में कांग्रेस बनी थी, त्रिपुरी में
उस समय भी ये क्या थे, उसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन इस समय जो त्रिपुरी में थे अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। तो त्रिपुरी में कुछ विवाद होने के कारण इनको हटा दिया गया और इनके जगह पे फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। अगर बात की जाए बाल गंगाधर तिलक की, तो इनकी दो जो पत्रिकाएं थी वो मुख्य होती हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, मराठा और केसरी। ये याद रखिएगा, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। जो केसरी थी उसको कौन से भाषा में, मराठा भाषा में, मराठी में लॉन्च किया गया था। वो मराठी भाषा में छपती थी और जो मराठा था वो इंग्लिश भाषा में छपती थी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, लैंग्वेज का भी ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो समाचार पत्र, दो पत्रिका चलाई जाती थी। एक जो थी मराठा और दूसरी जो थी केसरी। केसरी को मराठी भाषा में और मराठा को इंग्लिश भाषा में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा कभी भी। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी के बारे में आपको तो पता ही है। चंपारण इनका जो था, चंपारण सत्याग्रह चलाया था इन्होंने। कब? 1917 में। फिर खेड़ा नहीं, उसके बाद आप अगर सीरीज में याद करना चाहते हैं तो अहमदाबाद मील वाला ये घटना हुआ था 1918 में। उसके बाद खेड़ा में गए थे, खेड़ा ये आंदोलन चलाया था उन्होंने 1918 में ही। उसके बाद बात की जाए तो आपको असहयोग देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन। तो ये देख लीजिएगा, ये आप उनको 1920 में 1 अगस्त 1920 को, और इसी के दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन के बाद यदि देखना चाहें तो आप सविनय अवज्ञा देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इन्होंने 2 बार चलाया था, एक बार 1930 से 31 और उसके बाद फिर 32 से 34। तो ये गांधी जी के जो मुख्य आंदोलन है आप नोट कर सकते हैं, या आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक आपको ट्रिक भी है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको जैसे कि आप देखिए, इसको लिख सकते हैं जैसे च अ ख अ और स। ये जो ट्रिक है आपको, ये बहुत काम की ट्रिक है। आपको अगर सीरियल वाइज याद करना है कि गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किए, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। च अ ख अ स, चखस करके। च से चंपारण सत्याग्रह, च से चंपारण सत्याग्रह, अ से फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, ख से फिर खेड़ा आंदोलन, फिर अ से अ से फिर आ जाएगा असहयोग आंदोलन, और फिर आ जाएगा आपका स से सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी है। लेकिन आप याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपको लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। जब वहाँ के नेता जब आप 1929 में देखते हैं कांग्रेस का जो मीटिंग होता है 1929 में, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या किया था, ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण जो स्वराज थी इसकी डिमांड रखी थी। कब? 1929 में। अगर बात की जाए नागपुर अधिवेशन में, तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। ये कब हुआ था? तो ये आप 1930 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष अगर बात की जाए अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचारी। तो इसके अध्यक्ष के रूप में वीर राघवाचारी कार्य कर रहे थे 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान। 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, इस समय वो जो बिल था असहयोग आंदोलन का वो पास किया गया था। यदि लखनऊ अधिवेशन की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। अगर और भी बात की जाए तो इसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। नरम दल, ये कांग्रेस के ही 2 पार्ट थे, वो अलग हुए थे, नरम दल, गरम दल।
ये जब 1907 में अलग हुए थे, फिर इनका जो जब ये मिले थे तो कब मिले थे, तो आप देख सकते हैं कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उस दौरान मिले थे। उसके बाद यदि बात की जाए तो इसी समय में मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और प्लस जो मुस्लिम लीग के अलावा कांग्रेस थी वो एक हुई थी। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग 1916 में ही लखनऊ समझौता के तहत एक साथ फिर काम करना शुरू कर दी थी, और एक बहुत ही बड़ा मतलब अधिवेशन के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस साथ में लेके आगे बढ़ने का फिर प्रस्ताव किया इन लोगों ने साथ में। नरम दल गरम दल भी एक हो गई, मुस्लिम और कांग्रेस भी एक हो गई। अगर पूना अधिवेशन की बात की जाए, पूना अधिवेशन नहीं, पूना पैक्ट के रूप में जानते हैं हम, क्या पूना पूना पैक्ट पूना पैक्ट आप देख सकते हैं, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसमें कौन कौन मुख्य नेता थे? अंबेडकर जी थे, अंबेडकर अंबेडकर जी, और प्लस कौन थे? गांधी जी। गांधी जी और अंबेडकर जी ने मिलकर ये पूना पैक्ट किया था, ताकि हम लोग साथ में मिलकर भारत का क्या करें, भारत के लिए आंदोलन करें और भारत को आज़ाद कराएं। तो ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में 24 सितंबर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? क्या सरदार की उपाधि कब मिली? तो यदि इनकी सरदार की उपाधि की बात की जाए तो ये बारदोली आंदोलन के दौरान मिली थी। कब हुआ था बारदोली आंदोलन? तो 1928 में। 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। खेड़ा आंदोलन की बात की जाए तो ये कब हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका ध्यान रखिएगा, बारदोली आंदोलन। यदि खेड़ा आंदोलन की बात की जाए तो ये 1918 में हुआ था। और इसके भी मुख्य नेता के रूप में कौन कौन थे? गांधी जी, गांधी जी थे, और गांधी जी प्लस पटेल जी थे, सरदार पटेल जो हैं वो भी थे। यदि बात की जाए चंपारण सत्याग्रह की तो ये 1917 में हुई थी, और ये हमारे मोतिहारी जिला से ही स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? चंपारण से। चंपारण जिले से ही स्टार्ट हुआ था। कब? 15 अप्रैल को। अगर डेट आपको ना याद हो तो 15 अप्रैल आप लिख सकते हैं, इस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगर बात की जाए मोपला विद्रोह की तो मोपला विद्रोह कब? 1921 में हुआ था, ठीक है, और केरल के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, केरल, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिए, समझ लीजिए, सारे ऑप्शन आपके काम के हैं, और जो भी डिटेल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से बनने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर आप लेक्चर को शुरू से देख रहे होंगे तो मैंने पहले भी इसका चर्चा कर दिया है कि द्वंद्ववाद भौतिकवाद का जो दिया था सिद्धांत वो थे कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कौन सा? यंग इंडिया। यंग इंडिया का प्रकाशन आपको महात्मा गांधी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। और दो पत्रिका है, एक तो यंग इंडिया और एक न्यू इंडिया। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने दिया था, और न्यू इंडिया जो था एनी बेसेंट ने दिया था। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनी बेसेंट है वो न्यू न्यू इंडिया, क्या है? न्यू इंडिया, न्यू इंडिया पत्रिका उन्होंने दिया था, न्यू इंडिया, याद रखिएगा। और इसमें देखिए पहला लेटर ही क्या है? एन है, न है, और एनी बेसेंट में भी न वाला शब्द जो आ रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं कि एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्रिका दिया है। महात्मा गांधी की जहां तक बात की जाए तो इनके और भी पत्रिका हैं जिस पे आप नजर डाल सकते हैं, जैसे कि एक नवजीवन था, नवजीवन पत्रिका। उसके बाद बात की जाए, यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन। कब? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये भी दिया था उन्होंने, ओपिनियन। उसके बाद बात की जाए हरिजन, हरिजन पत्रिका भी उन्होंने चलाया था। तो ये चार पत्रिका गांधी जी के मुख्य पत्रिकाएं हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनका दो बुक भी है गांधी जी का, वो भी ध्यान रखिएगा। बुक कौन कौन से हैं? तो एक तो हिंद स्वराज, कौन सा है? हिंद स्वराज। और दूसरा बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये आप गांधी जी के चार पत्रिका हो गए, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन, ये चार पत्रिकाएं। और दो जो बुक हैं
हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। अगर आपको याद ना हो तो बार बार वीडियो देखिएगा। यदि एनी बेसेंट की बात की जाए तो एक तो आप उनका 2 पत्रिका है, एक तो ये हो गया और दूसरा है कॉमनवील। क्या है? कॉमनवील। तो ये कॉमनवील भी आप देख सकते हैं, दूसरी पत्रिका है उनकी। अगर जेम्स ऑगस्ट हिक्की की बात की जाए तो इन्होंने भारत में पहली बार पत्रिका जो पंजाब केसरी है वो रिलीज की थी, पंजाब केसरी। तो ये ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय की बात की जाए तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं, इनका तो एक वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम, ये ध्यान रखिएगा, और दूसरा है द पीपुल। क्या? द पीपुल। तो ये भी लिख लीजिएगा, इनके इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन ल्यूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। और इनके बारे में देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्टेंट जो थे ना, प्रोटेस्टेंट समाज सुधारक, प्रोटेस्टेंट एक मिनट, प्रोटेस्टेंट समाज सुधारक थे ये। कौन? मार्टिन लूथर, समाज सुधारक। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ठीक है, ये बस इनके बारे में यही 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, ये ध्यान दीजिएगा, किसके? समाचार पत्रों के मुक्तिदाता। तो ये मुख्य रूप से आपको चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यही थे। और ये 1835 में 1835 में एक अधिनियम लाए और जिसके तहत उन्होंने क्या किया, समाचार पत्रों पे जो प्रतिबंध लगे हुए थे अंग्रेजों के द्वारा उसको उन्होंने हटा दिया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए तो क्या था? प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। ये तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बात की जाए, यदि लॉर्ड मिंटो की बात की जाए तो मार्ले मिंटो सुधार आप जानते होंगे, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार याद कीजिए, तो ये 1909 में आया था। और इस समय क्या था? मिंटो जो था यहाँ का वायसराय था और मार्ले जो थे महासचिव के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, न्यू डील नामक आर्थिक नीति किस देश की थी? तो न्यू डील सबसे पहले ये 1930 में आई थी और उस समय महामंदी चल रहा था, यहाँ पे आर्थिक महामंदी चल रहा था यूरोप में। तो ये अमेरिका लेके आया था, नया आर्थिक नियम अमेरिका लेके आया था। आंसर हो गया इसका बी। तो कब तक चला था आप देख सकते हैं महामंदी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि महामंदी कब से कब तक थी? तो ये आपको 1929 से 1933 को देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से किसका सदस्य है? तो भारत जो है इनमें से दक्षेस, ये तो हिंदी में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन इंग्लिश में इसको ये सार्क के नाम से जाना जाता है, सार्क। तो ये सार्क का मेंबर है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना यदि देखा जाए तो 1985 में हुआ था। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात की जाए, हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है ढाका में है, ये ध्यान रखिएगा, हेड क्वार्टर ढाका में है। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था और भारत जो है उसका सदस्य है। बस ये मुख्य बात है इसके बारे में, ये लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कौन सा सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ये आपको 1944 में देखने को मिलता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1944, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें 1944 में उन्होंने 2 बैंक के भी स्थापना किया था जब ये सम्मेलन हुआ था। एक था एक जो था आईएमएफ था, आईएमएफ, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इन दोनों को जुड़वा सिस्टर भी कहा जाता है, इन बैंकों को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ सकता है आपसे कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ, तो इसी सम्मेलन की वजह से हुआ। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था 1944 में, तो उसी के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो बात की जाए पन्ना
राष्ट्रीय उद्यान की तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बात बात की जाए झारखंड की तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। क्या है? बेतला। बेतला राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। अगर इसकी बात की जाए महाराष्ट्र की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंच पेच, या फिर इसको बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू JLN राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, नेशनल पार्क। यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। उसके बाद चंदोरी है, चमोली या चंदोरी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही देख लीजिए, इसमें इसी के आसपास आपका क्वेश्चन होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। तो पहला स्थान आप टिक कर लीजिएगा। भारत अभी क्या है? दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे आ चुका है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा के बारे में आप जानते होंगे, कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो देखते हैं आप। नाइलॉन नहीं है, पॉलिस्टर ये भी नहीं है, पॉलीमर ये भी नहीं है, ये है आपका सन। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सन। सन जो है क्या है? प्राकृतिक है, बाकी सब आर्टिफिशियल है, बनाया गया है अपने से मानव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना? तो दुर्गापुर की बात की जाए तो ये जो है आपको ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन ये बना कब? तो ये बात की जाए तो ये 1959 में देखने को मिलता है। रूस की सहायता से बात की जाए, रूस की सहायता से, तो रूस की सहायता से कौन सा? भिलाई बना था। भिलाई इस्पात जो था वो बना था, भिलाई इस्पात संयंत्र। अगर बात की जाए जर्मनी की सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से कौन सा बना था? जर्मनी का राउरकेला। कौन सा? राउरकेला। ये जो संयंत्र था ये बना था जर्मनी की सहायता। यदि बात की जाए राउरकेला कहाँ है, तो ये ओडिशा में है। ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और आपकी बात की जाए दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर कलकत्ता में है। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये ध्यान रखने वाली बातें आप लिख लीजिएगा, एक एक नोट बनाइएगा और बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो वायुयान का पहला कारखाना यदि देखा जाए तो ये हैदराबाद में स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे की बात की जाए तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको क्या देखने को मिलता है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो गोरखपुर देखने को मिलता है। कहाँ है पूर्वोत्तर रेलवे का? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर है। उसके बाद बात की जाए तो ये कोलकाता के अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ये किसका है? तो ये पूर्वी रेलवे का है। पूर्वी रेलवे का क्या है? पूर्वी रेलवे का आप देखिए यहाँ पे कोलकाता जो है उसका मुख्यालय है। और आपको पूर्वोत्तर की बात कर रहा है तो पूर्वोत्तर का क्या दिख रहा है आपको? गोरखपुर देखने को मिलेगा। आपको यदि मालीगांव की बात की जाए तो उत्तर सीमांत, यदि उत्तर पूर्व सीमांत की बात की जाए तो ये उत्तर पूर्व सीमांत जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र इसका है। आपको क्या है? मालीगांव जो है उत्तरी पूर्व सीमांत क्षेत्र का हेडक्वार्टर है। कोलकाता जो है पूर्वी रेलवे का है। यदि हाजीपुर की बात की जाए तो पूर्व मध्य रेलवे की है हेडक्वार्टर। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है, ये क्वेश्चन के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे का पूछा है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का करेक्ट आंसर आपको गोरखपुर है। वहीं बात की जाए पूर्व मध्य रेलवे का तो हाजीपुर, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का तो मालीगांव, और पूर्वी रेलवे का तो कोलकाता। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक या दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है। तो रेलवे का जो भी जोन है ना, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा एक आध। अगली बात करते हैं, भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो ये तो केरल है। आंसर आपको आंसर नंबर डी हो गया, केरल। केरल ने क्या किया है?
रबर में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बागानी फसल है? तो बागानी फसल जो बाग की तरफ बहुत ज़्यादा क्षेत्र में और एक बगीचे की तरफ बाग की तरफ उगाया जाता है, वो फसल जो है आपको चाय देखने को मिलता है। तो आंसर नंबर ए है इसका, चाय। आगे बात करते हैं, डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए आपको हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? हरे रंग का। ठीक है। लाल रंग का प्रयोग देखा जाए तो स्पीड पोस्ट के लिए किया जाता है। किसका? स्पीड पोस्ट। और पीला रंग का रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए। ठीक है ना? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर हो गया उसका आपको बी, हरा रंग का। यदि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग आपको देखने को मिल रहा है? मैग्नीज का। तो शुष्क बैटरी निर्माण में, हाँ इसमें तो किया जाता है। जंगरोधी इस्पात निर्माण में, इसमें भी होता है। फोटोग्राफी में, इसमें भी होता है। तो आंसर आपका करेक्ट हो गया। आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको डी, इनमें सभी में क्या होता है? मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभीगंज तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये आपको बिहार के औरंगाबाद में देखने को मिलता है। कहाँ पे है? बिहार में। बिहार के औरंगाबाद जिले में है ये आपका, औरंगाबाद जिला में। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिहार के औरंगाबाद में ये नबीगंज जो विद्युत संयंत्र है वो है। अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? आप तो नॉर्मली देखते होंगे, आप किसी भी राज्य में ना, आप ट्रेन के माध्यम से ही जाते हैं, रेलवे के माध्यम से ही, लेकिन इस राज्य में रेलवे अभी तक नहीं पहुंचा, अभी तक रेलवे का निर्माण ही नहीं हुआ। तो ये आपका राज्य जो हो गया मेघालय है। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका करेक्ट, मेघालय। इसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है। अगली बात की जाए, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो रेशम का जो है ये प्राचीनतम काल से सबसे फेमस जगह रहा है भागलपुर, और ये आज भी रेशम के लिए फेमस है भागलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, भागलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो हमेशा आप देखते हैं कोई भी ऊंचाई मापनी हो पृथ्वी पर या पृथ्वी से आगे, तो मुख्य रूप से किसको? सागर तल को रखा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं, भद्रवती लौह इस्पात केंद्र लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भद्रवती लौह इस्पात केंद्र ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। और ये आपको बाबा बदून की पहाड़ी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। ये कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। कब? तो 1986 में। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सा उड़ीसा में है? तो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा? आंसर आपका 5, ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ये भी नोट करते चलिएगा साथ में, जो हम डिटेल दे रहे हैं आपको। अगला है दक्षिण मध्य, क्या है क्वेश्चन है? अगला है दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन देखते हैं, सिकंदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। तो दक्षिण मध्य रेलवे का आपको ये सिकंदराबाद करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अगली बात की जाए चेन्नई, तो ये दक्षिण का है। किसका है? दक्षिण कोलकाता। वैसे यहाँ लिख सकते हैं आप पूर्वी रेलवे का। किसका है? पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर है। और दक्षिण रेलवे का कौन सा है हेडक्वार्टर? दक्षिण रेलवे का चेन्नई आपको हेडक्वार्टर। तो करेक्ट आंसर है सिकंदराबाद, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता है। ये 1973 में इसका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, सुनामी किस शब्द का भाषा है? तो आप सुनामी को देखिएगा कैसे लिखा जाता है स्पेलिंग इंग्लिश में, TSUNAMI। तो इस तरीके के जो वर्ड है ना, टी से जो स्टार्ट होते हैं, ये मुख्य रूप से जापानी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जापानी शब्द होते हैं। तो ये कहाँ का लैंग्वेज है? जापान का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जापानी लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये आगे देखते हैं, नागार्जुन सागर किस पे है? तो नागार्जुन सागर जो है आपको कृष्णा नदी पे देखने को मिलता है। कृष्णा नदी पे क्या है? नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये जो बांध है ये आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और प्लस आपको तेलंगाना, तेलंगाना इसके बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। सतलुज नदी की बात की जाए तो इस पे कौन सा बांध है आपको? सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। अगर बात की जाए रिहंद नदी, तो ये रिहंद क्या है? नदी है। ये सब नदी है जो भी दिए गए हैं, सब नदी है। रिहंद नदी सोन नदी का सहायक नदी है। सोन नदी का क्या है? सहायक नदी है, सहायक नदी है रिहंद नदी। यदि बात की जाए नर्मदा का, तो इस पे सरदार सरोवर बांध है। क्या है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे मैंने करा दिए इससे रिलेटेड। मेन मेन क्वेश्चन है, आपको आंसर जो है कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसके? मलबे के नीचे कोई दब गया, मान लीजिए भूकंप वूकंप आया और कोई मलबे के नीचे दब गया, तो उसका कैसे होता है, पता चलता है? देखते हैं उसके बारे में। तो दूरबीन से तो दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। टेलीस्कोप से भी नहीं होगा। हेलीकॉप्टर तो आप ऊपर ही देख लीजिएगा तो नीचे का, हेलीकॉप्टर में आप ऊपर जाइएगा तो नीचे कैसे देखिएगा? तो इसका आंसर है इंफ्रारेड कैमरा। करेक्ट आंसर, आंसर डी है, इंफ्रारेड कैमरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सुदूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट का यूज होता है इसके लिए, संसाधनों की खोज के लिए और प्रबंधन के लिए। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सुनामी कब आई थी? तो भारत की सुनामी बहुत फेमस सुनामी है, तो ये आपको 26 दिसंबर 2004 को, कब? 26 दिसंबर 2004 को आई थी भारत में सुनामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृषि क्षेत्र हेतु ऋण एवं पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन थी? तो ये नाबार्ड है। आपको क्या है? नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड, इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। और नाबार्ड में ही देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है? एग्रीकल्चर छुपा हुआ है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? कृषि के लिए, तो एग्रीकल्चर है तो ये कृषि के लिए भी काम आने वाली है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। साख निर्माण का कार्य कौन करता है? क्या है? साख निर्माण का काम कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक करता है। साख निर्माण का काम वाणिज्यिक बैंक करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीमा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो बीमा आपको मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र में, करेक्ट आंसर है इसका तृतीयक क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में क्या क्या रहता है? प्रथम क्षेत्र में रहता है कृषि, खनन, कृषि खनन, मत्स्य पालन, ये सब जो है आपको, मत्स्य पालन, ये सब आपको इसमें प्रथम क्षेत्र में देखने को मिलता है, मत्स्य पालन। तो ये प्रथम क्षेत्र के कार्य हैं। द्वितीय क्षेत्र के कार्य में ज्यादातर आपको क्या? विनिर्माण देखने को मिलेगा, विनिर्माण या निर्माण आप कहिए, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपको मेन मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है, बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ये आपको सेकंड सेक्टर में आ गया। तृतीय क्षेत्र जो होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? एक सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में क्या आता है आपको? एक तो बीमा आ जाएगा, ये बीमा आ जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि आपको बैंकिंग आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को, इंश्योरेंस जो होता है आपका, यही बीमा, वो भी आता है तृतीय क्षेत्र में। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकतम अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादों का मुख्य उद्देश्य है? अधिकतम अर्जन माने ज्यादा से ज्यादा पैसा केगा कमा लिया और ज्यादा से ज्यादा लाभ केगा होके, तो ये कहाँ हो सकता, ये कहाँ हो सकता? तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपको पूंजीवादी व्यवस्था में हो सकता है। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में। आप एक नाम बताइए तो एक देश का जो पूंजीवादी लेके चलता है, कैपिटलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो क्या है, पूंजीवादी पे चलता है। इस पे अमेरिका, अमेरिका जो है पूंजीवादी व्यवस्था पे चलता है। समाजवाद और साम्यवाद का जहां तक बात है, तो साम्यवाद तो पूर्ण रूप से सरकार के कंट्रोल में चलाने वाले राज्य को कहा जाता है कि साम्यवाद है। तो उनका तो ये है नहीं कि लाभ, खाली लाभ लेते रहे, नहीं, वो समाज के बारे में सोचते हैं।
समाजवाद तो ऑलरेडी समाज ही लगा हुआ है, वो भी समाजवाद के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय, मान लीजिए आपको जो इनकम हुआ, आय, आय माइनस उपभोग, उपभोग। तो मान लो आपके पापा की सैलरी कितनी है? मान लो 20,000 है, मान लो 50,000 है आपके पापा की सैलरी, ठीक है। 50,000 में खर्चा हो जाता है हर महीने 40,000, तो आपको बचा क्या? आगे क्या हो गया? आपको 10,000 की क्या हुई? 10,000 की क्या हुई? बचत हुई। क्या हुई? बचत। तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, बचत, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये बचत का जो होता है, ये फॉर्मूला होता है आय माइनस उपभोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है? तो संचार भी तो आर्थिक में आता ही है। संचार से हमारे बहुत सारे जो आर्थिक व्यवस्था है वो जुड़ी हुई है। यातायात से, ट्रांसपोर्टेशन से तो डायरेक्ट जुड़ी हुई है, एनर्जी से भी जुड़ी हुई है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सभी, सभी के सभी करेक्ट आंसर, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग निम्न में से किससे संबंधित है? आवश्यकता क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। आवश्यकता यानी क्या? जरूरत का दोहरा संयोग, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों पार्टी को आवश्यकता हो। अगर मान लीजिए आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं या कहीं खरीदने किसी से कोई वस्तु जाते हैं पैसा लेके, तो आपकी जरूरत होती है इसलिए आप खरीदते हैं, आपको बोलने नहीं आता। लेकिन जब हम लोग क्या वस्तु विनिमय करते हैं, तो वस्तु विनिमय में क्या होता है? दोनों की आवश्यकता होती है। मेरी आवश्यकता होती है कि मुझे गाय चाहिए, और आपकी आवश्यकता है कि आपको 10 कुंटल गेहूं चाहिए। तो ये दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है क्या? वस्तु विनिमय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। आइए अगला देखते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य कब बना? तो भारत जो था WTO का सदस्य, ये मतलब 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर 1995 भी होगा। और जब स्थापना हुई थी उस समय भारत भी क्या था? संस्थापक सदस्य में से एक था। तो WTO का भारत सदस्य कब से है? 1995 से ही है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ला दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने कब चिकित्सा व्यवसाय को बोला कि आप संरक्षण अधिनियम के अंदर रखिए? तो ये भी 1995 में ही हुआ था। एक करेक्ट आंसर होगा इसका 1995, ठीक। आइए अगला केस देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्यवसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? तो बात किस चीज़ की आ रही है? शेयर। तो शेयर का कहाँ होता है आप जानते हैं? एक बार दिमाग पे जोर डालिए, कहाँ पे होता है? आप बता सकते हैं इसका आंसर? जो आंसर होगा इसका पूंजी बाजार, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, पूंजी बाजार, वहीं पे ना शेयरों की होती है लेन देन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी बीता है कुछ दिन पहले, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका 24 दिसंबर। बात की जाए 15 मार्च की, तो ये विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। और बात की जाए 5 जून को, तो ये क्या? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, वैश्वीकरण का तात्कालिक लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? वैश्वीकरण का तात्कालिक लाभ, एक तो न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली से, सही बात है। अगला है समावेशी विकास के द्वारा, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें की आवश्यकता पड़ती हैं। आगे देखा जाए, सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है? तो सीमांत कृषकों को क्या? दोनों प्रकार की लोन चाहिए भाई, किसी को कम दिन के लिए चाहिए, किसी को ज़्यादा दिन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन ए एंड बी दोनों, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो प्राचीनतम मतलब आप समझ रहे हैं, उस समय जब आपको ना कोई नोट था, ना कोई कागज था, ना कोई लोहा था, ना कोई मेटल था, तो उस समय किस चीज से होता होगा व्यापार? तो उस समय आपको वस्तु मुद्रा, क्या? वस्तु मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब ध्यान रखिएगा वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान रखती है? तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखना है, अपना प्रेजेंट भी देखना है और फ्यूचर भी देखना है, आगे के लिए भी बचा के रखना है। तो ये आपको सतत विकास जो है इस सोच को आगे बढ़ाता है और इस सोच पे काम करता है। ठीक है ना? एक तो और समावेशी विकास क्या है? वर्तमान में सबको मिला जुला के चलना ही समावेशी विकास है। आर्थिक विकास तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो सूक्ष्म वित्त की शुरुआत आपको देखा जाए तो ये आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। सूक्ष्म वित्त का शुरुआत कहाँ देखने को मिलता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आप अभी नाम सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा, मोहम्मद यूनिस जो हैं, यूनुस, मोहम्मद यूनुस। तो इनको क्या मिला है? इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इन्होंने ही ये शुरुआत की थी। इनको नोबेल प्राइज किस में मिला हुआ है? अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड या प्राइज जो भी कहिए, नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। और ये क्या? माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत इन्होंने ही की थी बांग्लादेश में। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बांग्लादेश। क्या? सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस, मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भारत का राष्ट्रीय आय जो था इसका अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आप जान सकते हैं, उनके बुक का नाम है एक द पॉवर्टी एंड, ध्यान रखिएगा, द पॉवर्टी, पॉवर्टी, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसी के माध्यम से उन्होंने ये जो किया था, राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय आय का पता लगाया था। और इसी के थ्रू आपको क्या ये थ्योरी दी थी, किस चीज़ की? आपको वेल्थ ड्रेन की थ्योरी दी थी उन्होंने। तो ये ध्यान रखिएगा, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। और इसी में उन्होंने सिद्धांत दिया था किसका? जो भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत था उसका अनुमान लगाया था। और उसके अलावा आपको ड्रेनेज थ्योरी भी दिया था और राष्ट्रीय आय के बारे में भी बताया था। जब पहली बार उन्होंने बताया था कितना आय है, 20 रुपये पर व्यक्ति, 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताया था उन्होंने। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मनरेगा की शुरुआत। सबसे पहले आप ये बताइए कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत आपको 2005-06 को देखने को मिलता है। कब? 2005-06 में मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। 2006 मुख्य रूप से याद रखिएगा, 2005 या 6, 2005-06 पूरा है, 5 और 6 इससे इस समय शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो भारत का पहला पंचवर्षीय अवधि जो था 1951 से 56 था। और देखिए लाइन से लिख लीजिए, 1951 से 56 जो है पहला पहला पंचवर्षीय योजना। 1956 से 61 जो हो गया वो दूसरा हो गया। 1961 से लेकर और 66 तक जो था वो तीसरा था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जब पहला पूछा जा सकता है तो दूसरा और तीसरा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है? तो संघ को आप बात करेंगे तो केवल संघ सूची में है। इसको केंद्र को ना, देखिए, निम्न में से किस सूची पर विषय कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है? तो केंद्र का मतलब क्या हो गया? संघ। ठीक है ना? तो संघ में कौन बना सकता है? संघ सूची में केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में कौन बना सकता है? राज्य सरकार, राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार और प्लस केंद्र सरकार। तो दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। करेक्ट आंसर ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य की बात करें तो असम, इसको भी है, हिमाचल प्रदेश इसको भी है, सिक्किम इसको भी है। तो इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बात करें तो ये लगभग 10 राज्यों को प्राप्त है। आइए ऊपर से नक्शा अगर याद हो तो आपको उत्तराखंड पहला राज्य, दूसरा राज्य आप हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य देखते हैं सिक्किम, सिक्किम, चौथा राज्य देखते हैं आप अरुणाचल प्रदेश, पांचवा राज्य देखते हैं आप, पांचवा राज्य में है आपका मणिपुर, मणिपुर, छठा राज्य है आपका मिजोरम, सातवां राज्य है आपका नागालैंड, नागालैंड, आठवां राज्य है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, नौवां राज्य है आपका मेघालय, मेघालय, और 10वां आपका लास्ट याद रखिएगा असम। तो इन सभी राज्यों को क्या है, इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस सब की चर्चा किसमें आपको देखने को मिलती है? 370 71 में आपको इन सब के बारे में देखने को मिलता है। 371 में मेनली, इसमें 371 के ABCD जो भी हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण संस्था कौन है? तो बात किसकी की जा रही है? ग्रामीण की। तो ग्रामीण की मतलब नगर तो होगा नहीं, यहाँ नगर है, यहाँ नगर है, तो तीनों काट दीजिए। और जो नगर वाला नहीं है वो आंसर है आपका जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या है? सर्वोच्च संस्था है जिला परिषद। ये 3 भागों में होता है, एक तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत होता है पहला, सबसे छोटे लेवल पे, फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति, और उसके बाद बात करें पंचायत समिति के बाद तो आपको जिला परिषद देखने को मिलता है। जिला परिषद ये सर्वोच्च समिति होती है, सर्वोच्च सर्वोच्च होती है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, 3 भागों में बांटा गया है पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना के अधिकार का आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो सूचना का अधिकार जो था RTI, RTI बोला जाता है इसको, और ये आपको 2005 में देखने को मिलता है, और इसका स्टार्ट भी क्या हुआ था? राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है RTI का शुरुआत। और आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस दल की स्थापना काशीराम ने की थी? तो काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बसपा की स्थापना की थी, BSP की। BSP की स्थापना 1984 में उन्होंने की थी। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह ने की थी। किसने की थी? मुलायम सिंह ने। कब की थी? 1992 में। 1992 में मुलायम सिंह ने की थी। जनता पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना? जयप्रकाश नारायण ने 1977 में किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1977 में, 1977 में किया था। आगे बात की जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो आप जानते ही हैं, ये जो है महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की एक पार्टी है, और इसका स्थापना शरद पवार ने किया था। किसने? शरद पवार ने। कब? 1999 में, 1999 में इसका स्थापना हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी है? तो मैंने अभी बता दिया जस्ट पिछले क्वेश्चन में, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। करेक्ट आंसर, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए, संविधान सभा के सदस्य के रूप में यदि बात की जाए तो आपको राजेंद्र प्रसाद भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, और भीमराव अंबेडकर भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो
महात्मा गांधी। कौन नहीं थे पूछ रहा है, तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आती है? तो आपकी ये बात की जा रही है इसमें अनुसूची 8 में, भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान में टोटल अभी 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो ये किसकी बात हो रही है? अनुसूची 8 की बात हो रही है। अनुसूची 8 में कुछ कितने भाषाएं हैं? अनुसूची 8 में आपको भाषा देखने को मिलेगा करीब 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22। और उसमें आपको ये भोजपुरी नहीं है, अंगिका नहीं है, मगही नहीं है, लेकिन मैथिली है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया मैथिली। मैथिली को आपको देखा जाए तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया था। 2003 के द्वारा कौन सा, कितने भाषा जोड़े गए थे? 4 भाषा, 4 भाषा जोड़े गए थे। कौन कौन थे वो 4 भाषा? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, संथाली, संथाली और मैथिली, मैथिली, ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? किसकी बात हो रही है? अनुच्छेद 40 की। तो अनुच्छेद 40 का चर्चा कहाँ है? आप जो पढ़े होंगे पॉलिटी, उसमें आपको ये देखने को मिलता है टीपीएसपी में, टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, इसमें देखने को मिलता है आपको निर्देशक तत्व, ठीक है ना। और इसमें ये स्थानीय स्वशासन की बात करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत आप देखते हैं नागौर में हुई थी, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नागौर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कब हुई थी? तो 1959 में। ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए आगे देखते हैं, उसको शुरुआत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने, ठीक है ना। नागौर जिले से राजस्थान के 1959 में शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल कानून जो है वो कौन कर सकता है, कौन इसका उपयोग करता है? तो सबसे पहले जानते हैं दल बदल कानून के बारे में। यह कहाँ मिलता है हमको? संविधान में। तो 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। और ये कब आया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान, 52वां संविधान संशोधन, संशोधन कब? 1985 के द्वारा इसको लाया गया था। और ये किसके लिए है? MLA और MPs के लिए होता है। MLA एंड MP जो भी होते हैं सांसद और विधायक, उनके लिए होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपको 543 हो गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 545 थी, लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियन है उसको हटा दिया गया है, तो अब टोटल 543 है। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। आइए आगे बात करते हैं, बेल्जियम में जनसंघर्ष का आधार क्या था? तो बेल्जियम में जनसंघर्ष का आधार भाषा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, आज हमने सेंटअप के लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ किया है हमने। तो आप इसको इस क्रम के और भी बहुत सारे पहले वीडियो पड़े हुए हैं हमारे इस चैनल पे, आप आके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको साइंस के भी मिल जाएंगे, मैथ के भी मिल जाएंगे और SST के भी वीडियो हैं। और आगे भी आपके लिए हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे।